मगध साम्राज्य के पतन के बाद 3 राजवंश का उदय हो रहा था। उनमें से थे गुप्त वंश, जिन्होंने भारत को विकास, विज्ञान, कला और साहित्य दिए थे। उस वक्त भारत को स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत 3वीं शताब्दी में हुई थी और 7वीं शताब्दी तक चला था। मशहूर चीनी यात्री हिनसेंग ने अपनी किताब में लिखा है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा, द्रोणी, प्रयाग, अयोध्या तथा मगध में फैला हुआ था। इस वंश में ऐसे कई राजा हुए जिसकी वजह से ये वंश आगे बढ़ता चला गया। इस वंश में श्रीगुप्त से लेकर स्कंदगुप्त तक ऐसे शूरवीर राजा हुए थे। श्रीगुप्त और घटोत्कच, श्रीगुप्त ही थे जिसने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। श्रीगुप्त का शासनकाल 240 से 280 तक था। एक ऐसे राजा थे जिसे राजा की उपाधि दी गई थी। चीनी यात्री हिनसेंग ने अपने किताब में भी श्रीगुप्त का उल्लेख करते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि गुप्त वंश के प्रथम राजा का नाम केवल गुप्त था और श्री की उपाधि उसने राजा बनने के बाद धारण की, परंतु बाद में स्वतंत्रता प्राप्त कर उसने महाराजा की उपाधि धारण की और बाद में अपनी गद्दी पे अपने पुत्र घटोत्कच को दे दी। घटोत्कच, श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा। इनका शासनकाल 280 से 320 तक था। इन्हें भी राजा की उपाधि दी थी। चंद्रगुप्त प्रथम 320 में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना। गुप्त वंश में पहला ऐसा राजा था जिसे महाराजाधिराज की उपाधि दी थी। इनका शासनकाल 320 से 335 तक था। पुराणों में चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य का विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त ने लीचियों के सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि लीचियों के अच्छे संबंध बनाए और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यों को राजनीतिक दृष्टि से अच्छा बनाया और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना दिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी के महाराजा को जीतकर अपने राज्य में मिलाया और तथा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की, जो बहुत ही सुंदर थी। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कृष्ट काल माना जाता है। समुद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान विजिट सम्राट था। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन कहा गया था। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि तथा संगीतज्ञ भी था। रामगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना, लेकिन इसके राजा बनने में अलग अलग विद्वानों में मतभेद है। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर हमें पता चला है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा होने के कारण पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, लेकिन वो निर्बल एवं कायर था। वह शकों द्वारा पराजित हुआ और अत्यंत अपमानजनक संधि कर अपनी पत्नी दुर्वासामी को शंकराज के भेंट में दे दिया था। लेकिन उसका भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही वीर एवं स्वाभिमानी व्यक्ति था। वो नकली दुर्वासामी के भेष में शंकराज के पास गया और दुर्वासामी को छुड़ा के ले आया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी थी और उसकी पत्नी से विवाह कर लिया और गुप्त वंश का शासक बन बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुआ। वो समुद्रगुप्त के प्रधान महिषी दत्त देवी से हुआ था। वो विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। उसने 40 वर्ष तक राज किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय हासिल की, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसने नागवंश, वाकटक और कदम राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। शक उस समय गुजरात तथा मालवा के प्रदेशों पर राज कर रहे थे। शकों पर विजय के बाद उसका साम्राज्य न केवल मजबूत बना, बल्कि उसका पश्चिमी समुद्र पत्तनों पर आधिपत्य भी स्थापित हुआ। विजय के पश्चात उज्जैन गुप्त साम्राज्य की राजधानी बना। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म चरमोत्कर्ष काल था। उसके शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फैयान ने 399 ईस्वी से 4 से 14 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। उसने भारत का वर्णन एक सुखी और समृद्ध देश के रूप में किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा गया है। चंद्रगुप्त एक महान प्रतापी सम्राट था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके दरबार में 9 रत्न थे, उसमें से कालिदास भी थे। कुमार गुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुमार गुप्त
प्रथम सिंहासन पर बैठा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी दुर्वा देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था। कुमारगुप्त प्रथम का शासन ही शांति और सुव्यवस्था का काल था। साम्राज्य की उन्नति पराकाष्ठा पर थी। इसने अपने साम्राज्य का अधिक संगठित और सुशोभित बनाए रखा। कुमारगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य की पूरी तरह रक्षा की, जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बंगाल खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक था। कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों या मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने अनेक उपाधि धारण की। कुमारगुप्त के साम्राज्य में चतुर्दिक सुख व शांति का वातावरण विद्यमान था। कुमारगुप्त प्रथम स्वयं वैष्णव धर्मानुयायी या किंतु उसे धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया। गुप्त शासक में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। माना जाता है कि नालंदा का विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त राजा कुमारगुप्त द्वारा किया गया था। नालंदा को दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय निवासी विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा का संस्कृत शब्द नालन प्लस दा से बना है। संस्कृत में नालम का अर्थ कमल होता है। कमल ज्ञान का प्रतीक है। नालम प्लस दा यानी ज्ञान देने वाली। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम की 455 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा। स्कंदगुप्त ने 12 वर्ष तक शासन किया। स्कंदगुप्त का शासन बड़ा ही उदार था, जिसमें प्रजा पूर्णतः सुखी और समृद्धि थी। स्कंदगुप्त एक अत्यंत लोकपकारी शासक बना, जिसे अपनी प्रजा की सुख दुख की निरंतर चिंता बनी रहती थी। उसके शासनकाल में संघर्षों की भरमार लगी रही। उसको सबसे अधिक परेशान मध्य एशियाई हुनू लोगों ने किया। स्कंदगुप्त ने उन्हें करारी शिकस्त दी और हुनों ने अगले 50 वर्ष तक अपने को भारत से दूर रखा। स्कंदगुप्त ने मौर्य काल में बनी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी करवाया। स्कंदगुप्त राजवंश का आखिरी शक्तिशाली सम्राट था। उसका 437 ईस्वी में उसका निधन हो गया था। पतन स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद ये साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। हालांकि गुप्त वंश का अस्तित्व इसके 100 वर्ष तक बना रहा, लेकिन इनमें से ऐसे कई राजा हुए जिसकी वजह से ये साम्राज्य धीरे धीरे नष्ट होता चला गया और ये पूरी दुनिया से नष्ट हो गया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।